नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के अंतर्गत सूत्र स्थान का जो 11वां चैप्टर है, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं दोषादि विज्ञानी अध्याय के अंतर्गत जो कि 11वां चैप्टर है। उसमें हम लोग 5th पॉइंट और 6th पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस में देखेंगे टोटल 8th पॉइंट है, जिसमें 5वां और 6ठे पॉइंट के बारे में आज 2 लेक्चर बात करेंगे। यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर जो सिलेबस में क्या है, सिर्फ अग्नि या डाइजेस्टिव फायर। आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ, अग्नि या डाइजेस्टिव फायर के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमको इसको किस रूप में समझना है, क्यों अग्नि को यहाँ पढ़ना है, क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दोषादि विज्ञानी अध्याय अर्थात दोष धातु मलों के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अग्नि का दोष धातु अग्नि का क्या प्रभाव पड़ेगा दोष धातु मलों की वृद्धि और क्षय पर, है ना। अग्नि बढ़ेगी तो धातुओं में बढ़ोतरी आएगी या घटोतरी आएगी, क्या आएगी। और उसी तरह से अग्नि अगर प्रमाण में कम हो रही है तो धातु की वृद्धि होगी या क्षय होगा, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ देखेंगे अग्नि या डाइजेस्टिव फायर, इसको हम लोग बुक में कौन से हेडिंग के नाम से है, या हम लोगों ने अपनी तरफ से क्या हेडिंग बनाया है, धातुओं की क्षय वृद्धि का अग्नि से संबंध। अर्थात अग्नि पे टोटली डिपेंड है धातुओं की क्षय वृद्धि। अर्थात अग्नि अगर बढ़ती है तो धातुओं के प्रमाण में कोई ना कोई चेंजेज आएगा, और अग्नि अगर घटती है अपने प्रमाण से तो भी धातुओं की क्षय वृद्धि में कोई ना कोई चेंजेज आएगा। तो ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके कमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपके इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे जो श्लोक है उसके पहले पढ़ लेते हैं। स्वस्थानस्थस्य काय अग्निरंसा धातुषाम संसृता तेषाम साद अतिदित्तिभ्या धातु वृद्धि क्षयोद्भव पूर्वे धातु परम कुर्यात् क्षय वृद्धि वृद्ध क्षीणस् तद विधम। तो यहाँ पर 3 लाइन का श्लोक है। अगर श्लोक को देखा जाए तो श्लोक में ही सब कुछ उसका अर्थ समाहित है, लेकिन हमें श्लोक को पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि किस तरह से हम श्लोक का अर्थ निकालते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि हर एक चैप्टर में रेसिटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोक की बात की गई, अर्थात पहले श्लोक को पढ़ना सीखिए। जब आप पढ़ना सीखेंगे तो उसके अर्थ बखूबी आपके सामने निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे स्वस्थानस्य काय अग्निरेशा, तो अपने स्थान में, स्वस्थान का मतलब होता है कि जो अग्नि होती है, अग्नि का स्थान क्या बताया गया शरीर में, अग्नि का स्थान बताया गया है ग्रहणी। अग्नि का स्थान बताया गया, स्वस्थान का मतलब ग्रहणी, ग्रहणी, ठीक है ना, ग्रहणी बताया गया। स्वस्थान का मतलब यहाँ पर ग्रहणी से है। तो अग्नि कहाँ पर स्थित रहेगी पूरे शरीर में, अपने स्थान पे स्थित होती है, ठीक है ना। स्वस्थान अर्थात ग्रहणी में स्थित अग्नि, जो काय अर्थात काय शरीर की जो अग्नि होती है वो ग्रहणी में स्थित होती है, उसका अंश, उसी अग्नि का जो अंश रूप होता है, देखा जाए तो अग्नि का निश्चित स्थान है और उसी अग्नि का जो अंश रूप पूरे शरीर में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। तो यही कह रहा है कि स्वस्थान अर्थात ग्रहणी में स्थित अग्नि, शरीर की जो अग्नि होती है वो अपने स्थान में स्थित होती है, ग्रहणी में स्थित होती है। उसका जो अंश अर्थात उसका जो पार्ट, स्मॉल फ्रैक्शंस होता है, वो कहाँ होता है, धातुओं में स्थित होता है। वो कहाँ होता है, धातुओं में स्थित होता है। तो इसलिए कहा गया है कि स्वस्थान अर्थात ग्रहणी, अर्थात जो स्वस्थान अर्थात ग्रहणी में अग्नि का स्थान होता है, ठीक है ना। हम लोग वही बात कर रहे हैं कि स्वस्थान अर्थात ग्रहणी में अग्नि का स्थान होता है, अग्नि का वास होता है, अग्नि का निवास होता है। फिर क्या कहते हैं कि अग्नि का यही जो अग्नि है, जो टोटल अग्नि है, उसका स्मॉल फ्रैक्शन या छोटा सा टुकड़ा या अंश क्या होता है, अग्नि का जो अंश होता है रक्तादि धातुओं में स्थित होता है, उसी का छोटा सा पार्ट जो ही रक्तादि धातुओं में स्थित होता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि धातुषाम संसृता, उसी अग्नि का, ग्रहणी में स्थित अग्नि का छोटा सा पार्ट धातुओं में भी स्थित होता है। उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अग्नि की वृद्धि होगी तो क्या धातु वृद्धि होगी या क्षय होगी, अग्नि के में कमी आएगी, धातु वृद्धि होगी, क्षय। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि तेसाम, तेसाम का मतलब होता है अग्नि, तेसाम का मतलब कि धातुओं में स्थित अग्नि की बात की गई है। तेसाम मतलब धातुओं में स्थित जो अंश रूप में अग्नि है, उसके प्रमाण से अब धातुओं पे क्या चेंजेस आएगा देखेंगे। तेसाम साद, साद का मतलब होता है मंद, साद का मतलब होता है मंद, ठीक है ना, डिक्रीज। अगर साद का मतलब होता है क्या कहते हैं ना, अग्निसाद, तो अग्निसाद का, साद का मतलब होता है मंद, मंद, ठीक है ना। अगर अग्नि मंद हो रही है तो क्या होगा, और अतिदीप्ति, अतिदीप्ति अर्थात अग्नि दीप्त मतलब प्रज्वलित हो रही है, तो साद का मतलब होता है घट रही है और दीप्तिभ्या मतलब बढ़ रही है। तो 2 टर्म जैसा है, अगर कम हो रही है और दूसरे कंडीशन में बढ़ रही है। जब कम हो रही है तो धातु वृद्धि,
जब साध होगा तो क्या होगा, धातु वृद्धि, साध होगा तो धातु में वृद्धि होगी बच्चों, धातु में वृद्धि। लेकिन पहला पॉइंट क्या है, साध दिया तो इसका पहला पॉइंट वृद्धि दिया है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट जो है दीप्ति दिया है तो उसका क्षय दिया है। 2 पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट है। अगर अग्नि मंद होगी तो धातु में वृद्धि होगी, ऐसा हम लोग का कॉन्सेप्ट बताता है। और अग्नि अति तीव्र होगी तो क्या होगा, धातु का क्षय होगा। ऐसा क्यों है, देखेंगे अगर आप खाना पकाते हो, खाना पकाते समय आप समझ लीजिए कि धातु का पाक ही तो हो रहा है, एक धातु दूसरे धातु का जो निर्माण होता है उसमें पाक होता है। तो अगर अग्नि आप बहुत तेज जला दें, बहुत हाई फ्लेम में कर दें तो क्या होगा, सब जल के राख हो जाता है, क्या बचता है, थोड़ा सा मात्रा में बचेगा, जब तक देखेंगे तब तक सब समाप्त हो जाता है, मतलब पानी का अंश या जो भी पकाते समाप्त हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर अग्नि वृद्धि हो रही है, दीप्त हो रही है, मतलब ज्यादा हो रही है तो धातुओं का क्षय होगा बच्चों। लेकिन अग्नि थोड़ा सा अपने प्रमाण से अगर थोड़ा कम है तो कहीं ना कहीं धातुओं की वृद्धि होगी। तो कम होगा प्रमाण तो वृद्धि होगी, धातुओं की वृद्धि होगी, अग्नि का प्रमाण बढ़ेगा, तीव्र होगा तो धातुओं के में कमी आएगी, ये बोला गया है। और फिर देखेंगे इसी चीज को हम लोगों ने किया था कि रक्ताल धातु में स्थित होता है जो अग्नि का अंश जो होता है। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस हो गई कि अगर अग्नि की मंद हो रही है तो अग्नि साध हो रहा है अर्थात मंद हो रहा है तो धातु की वृद्धि होगी, तो साध में धातु वृद्धि हो रही थी, और अग्नि दीप्त या तीव्र हो रही थी, धातुओं की क्षय हो रहा था। तो ये 2 कंडीशन बता दिया। अब यहाँ पर 2 कंडीशन हो गए तो फिर से 2 कंडीशन आ गए। तो ये पूरे ये हम लोग जानते हैं कि धातु का निर्माण कैसे होता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, एक क्रम से धातु का निर्माण होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो यहाँ पर अगर समझ लीजिए रस धातु में कि प्रथम रस धातु की वृद्धि हो गई, रस धातु बहुत ज्यादा मात्रा में बन गया तो क्या होगा, इससे रिजल्ट क्या होगा, अगली धातु पे क्या होगा कि रक्त धातु बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा, रक्त से ज्यादा बनेगा तो उसकी अगली धातु बहुत ज्यादा बनेगी। तो इस तरह की चीजें हम लोग के सामने इंटरफेस आएगा, चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना बच्चों। इसी बात को हम लोग यहाँ श्लोक के माध्यम से देखेंगे। पूर्वे धातु परम कुर्याद वृद्धि क्षीणस तद विधम, अर्थात अगर पूर्व की धातु में वृद्धि हो रही है, अर्थात जो पहली धातु है रस धातु में वृद्धि हो रही है तो उसके बाद के रक्त धातु में भी वृद्धि होगी, इसलिए कहा पूर्वे धातु परम कुर्यात। पूर्वे अगर पूर्व की धातु अर्थात जो पहली धातु है अगर उसमें वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि अग्नि के मंद होने की वजह से वृद्धि हो रही थी, अग्नि के मंद होने से, अग्नि के साथ होने से धातु में वृद्धि हो रही थी। अगर पूर्व की धातु में वृद्धि हो रही है तो उत्तर अर्थात उसके बाद वाली धातु में भी वृद्धि होगी ही होगी। और इसलिए कहा गया पूर्व धातु अर्थात प्रथम धातु रस धातु में अगर वृद्धि हो रही है तो उत्तर धातु अर्थात अगली जो रक्त धातु है उसमें भी वृद्धि होगी। तो उसी तरह से देखेंगे जस्ट अगर पूर्व की धातु में अगर क्षीण हो रहा है, अगर उसमें कमी आ रही है तो उत्तर धातु में भी कमी आएगी। दूसरा टर्म कंडीशन ये हो गया, पूर्व धातु अगर क्षीण हो रही है, अगर उसमें कमी आ रही है, वो कमी क्यों आएगी, क्योंकि अग्नि बहुत तीव्र हो गई थी, अग्नि बहुत तीव्र हो गई थी तो उत्तर धातु भी घटेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। उसको देखेंगे जनरल पैथोफिजियोलॉजी, दूसरा हेडिंग है 6 पॉइंट, जनरल पैथोफिजियोलॉजी फॉर ओरिजिन ऑफ डिजीज। जो बीमारियां हैं, जो डिजीजेज या रोग उत्पन्न होते हैं उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में देखें तो क्या है, दोषों से रोगों की उत्पत्ति का क्रम या संप्राप्ति। आयुर्वेद में एक टर्म होता है संप्राप्ति, आप पढ़ते भी हो कि रोग कैसे उत्पन्न होता है तो उसका एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, उसको बोलते हैं संप्राप्ति। अर्थात दोष से रोग की उत्पत्ति पूरा जो एक सीरीज होता है उसको बोलते हैं संप्राप्ति। तो यहाँ दोषों से रोगों की उत्पत्ति का क्रम है संप्राप्ति। तो यहाँ देखेंगे दोषा दुष्टा रसर धातुन दूषयंत उभयो मलान, तो अधो द्वे सप्त शीर्षि खानि स्वेद वहानि च मला मलायनानि स्युर यथा स्वम तेषतो गदा। तो यहाँ पर देखेंगे जो मीनिंग है कि दोषा दुष्टा रसैर धातु, तो यहाँ देखेंगे कि दोषा दुष्टा रसैर धातु, तो दोषा दुष्टा रसैर धातु, रस धातु जो रस होता है, जो रस जो मधुरादि जो रस होते हैं, जैसे रस 6 प्रकार के होते हैं, अगर जो खाना खाया उसका जो रस धातु की उत्पत्ति होती है, मधुर अम्ल तिक्त कषाय जो 6 रस की उत्पत्ति होती है, कोई रस की उत्पत्ति हो रही है खाने के पचने के बाद, अगर वो दूषित हो गया तो मधुरादि रसों से दूषित जो दोष होंगे, मधुरादि रसों से जो दूषित दोष होंगे वो क्या करेंगे, धातुओं को दूषित करेंगे। वो किसको दूषित करेंगे, जो दूषित दोष है वो धातुओं को दूषित करेंगे। तो दोषा दुष्टा रसर धातु
दूषयंत उभयतो मलान। अब ये दोनों मिलकर जब दूषित जो रस धातु दूषित हो गया, रस धातु की वजह से दोष दूषित हो गया, और दोषों के दूषित करने से धातुएं भी दूषित हो गई। ये दूषित दोष और दूषित धातुएं दोनों मिलकर, इसलिए हम लोगों ने दोनों एरो मिलाया है, पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला दूषित दोष है, दूसरा दूषित धातु है, दोनों मिलकर अर्थात दोनों एक साथ जो है मलों को दूषित करेंगे, मलों को दूषित करेंगे। इसलिए कह रहा है दूषयंत उभयो मलान, दूषयंत उभयो मलान अर्थात दूषित दोष और दूषित धातु दोनों मिलकर, दूषित दोष और दूषित धातु दोनों मिलकर मलों को दूषित करेंगे। अब ये जो दूषित मल है, ये दूषित जो मल है अब किसको दूषित करेगा, क्योंकि मल दूषित हो गया तो जिसमें मल फ्लो करता है, जो अपने चैनल से अपने स्थान को दूषित करेगा, तो मल कहाँ फ्लो करता है, मल कहाँ रहता है, मलायन अर्थात स्रोतस को दूषित करेगा। जो चैनल्स होते हैं, माइक्रो चैनल्स होते हैं, उसको दूषित करेंगे, स्रोतस को दूषित करेंगे। जब स्रोतस को दूषित करेंगे तो रोगों की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्रम है, एक सीक्वेंस है, इसको हम बोलते हैं कि उसका संप्राप्ति, रोगों की उत्पत्ति या संप्राप्ति का क्रम, या पैथोफिजियोलॉजी फॉर ओरिजिन ऑफ डिजीजेस। ये तो सामान्य सी बात होगी कि जो मधुर आदि जो रस होते हैं वो दोष को दूषित करेंगे। दोष किसको दूषित करेंगे, धातु को दूषित करेंगे। धातुएं और दूषित दोष दोनों मिलकर किसको दूषित करेंगे, मलों को दूषित करेंगे। और जो मल होता है वो मलायन अर्थात स्रोतस को दूषित करेंगे, और जो स्रोतस दूषित हो जाएगा तो रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बोला है अध्यदे, अब मलायन की बात आएगी। मलायन का मतलब स्रोतस की बात की गई है यहाँ पर इनडायरेक्टली। तो स्रोतस बोला गया है अधो दो द्वे, अर्थात कि नीचे वाले पार्ट में दो स्रोतस होते हैं, मलायन होते हैं। देखेंगे मलायन दो होते हैं, अधो मार्ग में दो होते हैं, गुदा और मेहन। मेहन मतलब कि तरह से शिश्नेंद्रिय अर्थात जो टॉयलेट का जो होता है वो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं गुदा और मेहन, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि 7 सिर में, और देखेंगे सप्तशीर्षी खाने, सप्तशीर्षी अर्थात सिर में 7 मलायन होते हैं, स्रोतस होते हैं। देखेंगे 7 में कौन कौन से होते हैं। सिर में देखेंगे तो 2 आंख हो गया, 2 कान हो गया, 2 नाक हो गया, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक हो गया, 6 हो गए, 3 पेयर, और 1 मुख होता है। इस तरह से टोटल 7 सिर में होते हैं, जिसको बोलो 7 ऊर्ध्व होता है और 2 अधर होता है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया कि किस तरह से पैथोफिजियोलॉजी किसी भी डिजीज की जनरेट होती है, और किस तरह से बीमारी उत्पन्न होती है, और कितने मलायन होते हैं, अर्थात 2 अधर अर्थात अधोमार्ग में, और 7 ऊर्ध्व अर्थात सिर में 7 होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक तो जरूर करें बच्चों, क्योंकि लाइक करने से ही वीडियो की क्वालिटी या महत्ता समझ में आती है। और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।